हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल राहुल सर बायो त्रिवेदी। तो बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के लेक्चर नंबर 8 पे। और आज का हमारा टॉपिक होगा पॉलन पिस्टिल इंट्रक्शन, अर्थात पराग स्त्री केसर पारस्परिक क्रिया। बहुत ही इंटरेस्टिंग मज़ेदार टॉपिक है, लेकिन कई बार थोड़ा सा भी गड़बड़ करते हैं बच्चे तो उनको क्लियर नहीं होता है। तो आइए पूरा मन लगा करके इस टॉपिक को क्लियर करते हैं राहुल सर के साथ। देखिए बेटा, हम लोगों ने पॉलिनेशन में एक बात पढ़ी कि ये स्टिग्मा है और इस स्टिग्मा पर पराग कण एंथर से आकर के इस प्रकार एंथर से निकले हुए पराग कण यहां पर व्यवस्थित हो जाते हैं। और इस घटना को हम लोगों ने क्या कहा? पॉलिनेशन कहा। परागण क्रिया के अंतर्गत पराग कोश से निकले हुए पराग कणों का आगमन स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर होता है। इसे हम कहते हैं पॉलिनेशन, परागण कहते हैं। अभी बात ये बतानी है यहां पर, या खुद ही समझ सकते हो। परागण एक बाई चांस घटना है, ये सभी लोग जानते हो। इस बात की क्या गारंटी है कि यहां पर आए हुए पराग कण उसी जाति के हैं या वही पराग कण है जिसे स्टिग्मा को आवश्यकता थी, या परागण के लिए जो आवश्यक थे? इस बात की कोई गारंटी नहीं है। पॉलिनेशन डज नॉट गारंटी द ट्रांसफर ऑफ pollen grains is right and wrong time. Pollen land on stigma, इसकी गारंटी नहीं है। क्यों गारंटी नहीं, जरा ध्यान दीजिए। अब हम मान लेते हैं कि जैसे एक ए फ्लावर है और एक ये बी फ्लावर था। ये दो अलग अलग हैं, सेपरेट बट सेम स्पीसीज के हैं, एक ही जाति के हैं। ऐसे पराग कणों को क्या माना जाएगा? कंपेटेबल। कंपेटेबल से क्या मतलब है? राइट टाइप। अगर ऐसे पराग कण आ रहे तब तो इसको राइट माना जाएगा। लेकिन एक संभावना और बन रही है। मान लीजिए इसी फ्लावर में जो स्टेमेन था उससे निकले हुए पराग कण इस पर जा रहे हैं। क्या पॉसिबिलिटी नहीं बनती? बनती है। और क्रॉस पॉलिनेशन में ऐसे पराग कणों के लिए हमने आपको एक बात बताई थी कि इसे हम कहते हैं सेल्फ
इनकम्पैटिबिलिटी pollen grains, मतलब रॉन्ग टाइप। कारण क्या है? क्योंकि स्टिग्मा इसको जर्मिनेट होने से रोक देगा। तीसरी कंडीशन और हो सकती है, मान लीजिए कि कोई ये अदर स्पीसीज है, और इस अदर स्पीसीज के पॉलन ग्रेन्स भी यहां पर जा सकते हैं। ये कैसे है? इनके लिए शब्द का प्रयोग किया गया इनकम्पैटिबल, मतलब ये भी यहां जाकर के अंकुरित नहीं होंगे। फिर से दोबारा से इस बात को ध्यान से सुनेंगे, देखेंगे। पॉलिनेशन एक ऐसी घटना जिसमें परागकण मादा के वर्तिकाग्र पर आकर के व्यवस्थित होते हैं, स्टिग्मा पर लैंड करते हैं। लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि यहां पर आए हुए पॉलन ग्रेन्स हमेशा राइट टाइप है? क्योंकि तीन कंडीशन बन सकती हैं। एक तो अपने ही फ्लावर से पॉलन ग्रेन्स आकर के यहां पर लैंड कर सकता है। दूसरा, किसी दूसरी जाति के परागकण यहां पर आकर के लैंड कर सकते हैं, क्योंकि वो भी हवा के साथ उड़ते रहते हैं। पानी के साथ आ सकते हैं, किसी जंतु के साथ आ सकते हैं, अथवा अपनी ही जाति के दूसरे स्टेमिन से निकले हुए परागकण मादा के वर्तिकाग्र पर व्यवस्थित हो सकते हैं। तीन बातें यहां पर बन सकती। तो मैंने पहले भी कहा, फिर कह रहा हूं कि इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि परागण के समय, पॉलिनेशन के समय हर बार परागकण या पॉलन ग्रेन्स स्टिग्मा पर राइट टाइप ही आएंगे, कंपैटिबल आएंगे। दोनों तरीके के आ सकते हैं। पॉलिनेशन डज नॉट गारंटी द ट्रांसफर ऑफ राइट एंड रॉन्ग टाइप पॉलन ग्रेन्स लैंड ऑन स्टिग्मा। इस बात की कोई गारंटी नहीं है। अब बात यह आती कि इसका सिलेक्शन कौन करेगा कि आए हुए पॉलन ग्रेन्स राइट टाइप है या रॉन्ग टाइप है, इसको चूज कौन करेगा? Pistil has to recognize the pollen. The right and wrong type pollen grains, यह अधिकार मादा जननांग के पास है कि वो इस बात का सिलेक्शन करेगी कि स्टिग्मा पर आए हुए पॉलन ग्रेन्स राइट है या रॉन्ग है। दो बातें हुई केवल अब तक। पॉलन ग्रेन्स कोई भी आ सकता है, राइट भी रॉन्ग भी। इसे चूज कौन करेगा? इसे चूज करेगा पिस्टिल गाइनोसिया। अब यहां पर दो कंडीशन बन रही हैं। पहली कंडीशन ये बन रही है बेटा कि अगर राइट टाइप होगा तो क्या होगा, और अगर रॉन्ग टाइप आए हैं तो क्या होगा। कंडीशन नंबर 1 पर विचार करें। ए pollen grains are right type
अगर आए हुए परागकण क्रॉस पॉलिनेशन के लिए, पर परागण के लिए उपयुक्त है तो pistil accept it, परागकण से ऐसे परागकणों को पिस्टिल या गाइनोसियम स्वीकार करेगी। क्लियर हुई बात? अब इस बात की जानकारी आपको कैसे होगी कि इसने स्वीकार कर लिया, इसने एक्सेप्ट किया? ये दो बातों से, पहली बात कि अगर इसने एक्सेप्ट किया है तो पिस्टिल प्रमोट पोलन ग्रेन जर्मिनेशन। अगर कंपैटिबल टाइप के परागकण आए हैं तो ही स्त्री केसर पिस्टिल या गाइनोसियम के द्वारा परागकणों के अंकुरण को प्रमोट किया जाएगा, वरना परागकणों का अंकुरण नहीं होगा। दूसरी बात, also promote growth of pollen tube। क्लियर हो गई बात? मैंने कहा छोटी छोटी बातों में रिवीजन करते चले। आए हुए परागकण राइट है या रॉन्ग, इसकी गारंटी नहीं है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या कहा कि राइट रॉन्ग का सिलेक्शन कौन करेगा? पिस्टिल। तीसरी बात क्या कही कि अगर राइट टाइप है तो पिस्टिल पॉलन जर्मिनेशन और पॉलन ट्यूब ग्रोथ को क्या करेगी? प्रमोट करेगी। अब बात नंबर 2 कि राइट टाइप आएंगे तब तो ये हो जाएगा। और अगर पॉलन ग्रेन्स इनकम्पैटिबल हैं, रॉन्ग टाइप हैं, तो पिस्टिल के पास ये अधिकार है कि वो इनको रिजेक्ट करेगी। कैसे रिजेक्ट करेगी? इनहिबिट पॉलन जर्मिनेशन, परागकणों के अंकुरण को रोक देगी और पॉलन ट्यूब के ग्रोथ को भी रोक देगी। राइट टाइप है तो दोनों को प्रमोट करेगी, रॉन्ग टाइप है तो दोनों को इनहिबिट करेगी। देखो यार, बिल्कुल उस तरीके से जैसे कोई लड़की है, अब उसको एक लड़का जाके बोलता है आई लव यू, तो लड़का अगर उसकी पसंद का है तब तो आगे प्रमोट करेगी, रिश्ता आगे बढ़ गया, चाय भी पिएंगे, हो सकता है शादी कर ले। लेकिन अगर लड़का उसके पसंद का नहीं है तो क्या बोलती है? कुत्ते कमीने, तेरे घर में माँ बहन नहीं है क्या? चलाया मुंह उठा के, है ना? किसके पास पावर था सिलेक्शन और रिजेक्शन का? लड़की के पास। ठीक उसी प्रकार से राइट और रॉन्ग, पॉलन ग्रेन का सिलेक्शन का जो पावर है वो किसके पास है बच्चों? पिस्टिल के पास। अब बेटा बात ये आती कि यार ये करती कैसे? भाई लड़की ने तो सुना दिया, ये पिस्टिल कैसे करता है? The ability of the pistil acceptance and rejection is the result of continuous chemical dialogue between the pollen and pistil। ये सिलेक्शन और रिजेक्शन का काम पिस्टिल के द्वारा स्टिग्मा पर आए हुए परागकणों और स्टिग्मा के द्वारा स्रावित किए गए पदार्थों के बीच रासायनिक वार्ता के फलस्वरूप होता है। अगर दोनों की केमिस्ट्री मैच हो जाती है तो पॉलन ग्रेन्स जर्मिनेट होना स्टार्ट कर देते हैं
और अगर दोनों की केमिस्ट्री मैच नहीं होती तो वो उसको रिजेक्ट कर देती है, इनहिबिट करती उसके जर्मिनेशन। क्लियर हुआ? क्वेश्चन यहां पर ध्यान रखेंगे, सिलेक्शन एंड रिजेक्शन of pollen grain is the result of एनसीईआरटी की लाइन है, कंटिन्यूअस केमिकल डायलॉग between pollen and pistil। देखो होता क्या है यहां पर, जैसे हम ये मान ले कि ये स्टिग्मा है और ये मान ले कि यहां पर बेटा ये परागकण आया है, तो इस परागकण के पास भी एक रासायनिक पदार्थ है और इसके द्वारा भी रासायनिक पदार्थ यहां पर सिक्रीट किया गया। अगर दोनों की केमिस्ट्री बच्चों यहां पर मैच हो जाती है, इसी को यहां पर हम रासायनिक वार्ता या केमिकल डायलॉग की बात कर रहे हैं। ये जो केमिकल डायलॉग यहां पर लिखा गया, इस केमिकल डायलॉग का मतलब है दोनों की केमिस्ट्री का सेम होना। तो आई थिंक माय पॉइंट इज क्लियर नाउ। रॉन्ग आया या राइट आया गारंटी नहीं है। दूसरी बात क्या थी हमारी, इसका सिलेक्शन कौन करेगा, पिस्टिल। तीसरी बात कौन है, कैसे करेगी, अगर राइट टाइप है तो पोलन ग्रेन को जर्मिनेशन कराएगी, नहीं है तो इनहिबिट कर देगी पोलन ग्रोथ को भी। चौथी बात कि पिस्टिल कैसे सेलेक्ट और रिजेक्ट करती है, तो पोलन ग्रेन्स और स्टिग्मा पर उपस्थित रासायनिक पदार्थों के बीच क्रिया होती है, कंटिन्यूअस केमिकल डायलॉग होता है, जिसके फलस्वरूप इसको रिजेक्ट या सेलेक्ट किया जाता है। अब बेटा एक बात यहां पर सुनो, आपको मैंने एक बात बताई थी कि पोलन ग्रेन जो होते हैं ये दो फॉर्म में शेड होते हैं या पॉलिनेशन के लिए एंथर से बाहर निकलते हैं। एक तो टू सेल्ड स्टेज में, पुरानी बात है थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे क्लियर हो जाएगी। एक तो टू सेल्ड स्टेज में इस प्रकार से, 60% एंजियोस्पर्म में द्विकोशिकीय अवस्था में परागकण पॉलिनेशन के लिए एंथर से बाहर आते हैं, जबकि 40% की कहानी कुछ और होती है। वो कहानी ये होती कि इसमें 3 सेल्ड स्टेज होती है। ऐसे एक वेजिटेटिव सेल्स, और 2 मेल गैमेट्स। और इसमें केवल एक वेजिटेटिव सेल और एक जनरेटिव सेल्स होती है। अब अगर पोलन ग्रेन्स इस स्टेज में आया है तो डायरेक्ट इसका जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाएगा, और अगर पोलन ग्रेन्स टू सेल्ड स्टेज में आया है तो पहले क्या होगा, स्टिग्मा पर लैंडिंग के फलस्वरूप
यहां पर सेकेंड माइटोसिस डिवीजन कंप्लीट किया जाएगा और सेकेंड माइटोटिक डिवीजन के फलस्वरूप यह भी 3 सेल्ड स्टेज में बदल जाएगा, इस प्रकार से ऐसे। राइट नाउ तो जो 2 सेल्ड स्टेज में आए थे केवल उसी में यहां पर माइटोसिस होगी, जो 3 सेल्ड स्टेज में आए थे उनमें माइटोसिस नहीं होगी। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखिए एक मजेदार बात यहां पर ध्यान देंगे, जैसे ही केमिकल डायलॉग क्लियर हुआ, दोनों की केमिस्ट्री सिमिलर हुई, तो पोलन ग्रेन्स जो होता है वो इस प्रकार से ऐसे किसी एक पोलन पोर के द्वारा या किसी जर्म पोर के द्वारा यहां से ऐसे अंकुरित हो जाएगा, एक ट्यूब जैसी रचना बाहर आ जाएगी। इस ट्यूब जैसी रचना को हम कहते हैं पोलन ट्यूब, या बेटा इसी को कहते हैं पराग नलिका। अब देखो यहां पर क्वेश्चन आता है कि जब 3 सेल्ड स्टेज थी तो 3 सेल थी, एक थी वेजिटेटिव सेल्स और 2 थे मेल गैमेट्स जो जनरेटिव सेल के डिवीजन के बाद बने थे। तो पोलन ट्यूब किस सेल की ग्रोथ का परिणाम है? हमेशा ध्यान रखें कि पोलन ट्यूब फॉर्म विद वेजिटेटिव सेल्स, जो वर्धी कोशिका थी वो बाहर ट्यूब के रूप में बाहर आ गई, और जो इसके अंदर इनर कंटेंट थे, इनर कंटेंट क्या क्या था? एक तो ये 2 मेल गैमेट्स, दूसरा वेजिटेटिव सेल्स का ये साइटोप्लाज्म, और इसके साथ साथ ये वेजिटेटिव न्यूक्लियस। इस प्रकार से समस्त इंटरनल कंटेंट जो था वो इस पोलन ट्यूब में आ जाता है, और इस प्रकार पोलन ट्यूब का बनना जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन्स कहलाता है। जो आप देख रहे हो क्या है? यह है जर्मिनेशन ऑफ पोलन ट्यूब। कहां पे हुआ? स्टिग्मा पर। जब केमिकल डायलॉग क्या हुआ? कंफर्म हो गया। अगर 2 सेल्ड था तो पहले 3 सेल्ड स्टेज में बदला, और अगर 3 सेल्ड था तो डायरेक्ट जर्मिनेशन स्टार्ट हो गया। जर्मिनेशन में क्या हुआ कि वेजिटेटिव सेल्स जो थी वो एक ट्यूब के रूप में बाहर आई। इस ट्यूब को हम कहते हैं पराग नलिका या पोलन ट्यूब। अब वेजिटेटिव सेल्स में उपस्थित कोशिका द्रव्य, दोनों मेल गैमेट्स और वेजिटेटिव सेल्स का केंद्रक इसमें आकर के स्थित हो जाता है। अब बेटा देखिए यहां पर क्या हो रहा है, धीरे धीरे ये पोलन ट्यूब जो थी, ये पोलन ट्यूब स्टाइलिया वर्तिका से होती हुई ओवरी में प्रवेश करती है। यहां पे जर्मिनेशन हुआ, ये जो डायग्राम है ये यहीं पे था। पोलन ट्यूब धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ती है और बढ़ करके कहां पे आ गई? ओवरी में प्रवेश करती है। यहां पर एक क्वेश्चन बनता है कि ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब इज कीमोट्रोपिक इन नेचर। ग्रोथ ऑफ pollen tube is कीमोट्रोपिक। इस कीमोट्रोपिक का मतलब होता है कि अगर कंपेटेबल था तो यहां पर निकले हुए रासायनिक पदार्थ
इस पोलन ट्यूब की ग्रोथ को आगे बढ़ाएंगे, वरना इसे इनहिबिट कर देंगे। इसलिए यहां पर लिखा गया कीमोट्रॉपिक। कीमोट्रॉपिक का मतलब है रासायनिक पदार्थों की अभिक्रिया के फलस्वरूप ये पोलन ट्यूब आगे बढ़ती है। अब बेटा बात को अगर आगे बढ़ाएं तो नया पॉइंट आ जाएगा, एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इन द ओव्यूल। एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इन द ओव्यूल। अब वहां तक तो पहुंच गई, ओवरी तक। जाना कहां है इसे? ओव्यूल के अंदर, चूंकि एम्ब्रियो सेक के अंदर एग सेल है जहां पर इसे फर्टिलाइज कराना है। एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इन द ओव्यूल इज ऑफ 3 टाइप। 3 तरीके से प्रवेश कर सकती है। अब जैसे ओव्यूल हम ये मान लें इस तरीके से, ऐसे ये ओव्यूल है, एक ओव्यूल ये है, और एक ओव्यूल बेटा और बना लेते हैं, यहां पर ये है ऐसे। अब मान लीजिए पोलन ट्यूब आई, और ये पोलन ट्यूब अगर माइक्रोपाइल से ऐसे प्रवेश करती है, ये पोलन ट्यूब है, अगर पोलन ट्यूब माइक्रोपाइल से प्रवेश करती है, बीजांड मुख से प्रवेश करती है, तो ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं प्रोगैमी। क्या बोला जाएगा इसको बेटा? प्रोगैमी। कहां पाई जाती? मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म। मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म। राइट। एनसीईआरटी ने केवल इसी के बारे में चर्चा की। उसने लिखा कि आने वाली पराग नलिका बीजांड मुख से प्रवेश करती है, लेकिन कुछ जगह और भी देखा गया है, कई बार आने वाली पोलन ट्यूब ये चालाजा से प्रवेश करती है, इस प्रकार से। और जब चालाजा से प्रवेश करती तो इसे हम कहते हैं चालाजोगैमी। और इसका एग्जाम्पल होता है कैजुराइना। कई बार पोलन ट्यूब इंटेगुमेंट से अंदर प्रवेश करती है, तो इसे हम कहते हैं मीसोगैमी। और इसका एग्जाम्पल होता है बेटा कुकुरबिटा। कुकुरबिटा, कद्दू। तो इस तरीके से 3 तरीके से पोलन ट्यूब ओव्यूल के अंदर प्रवेश करती है। एक तो बीजांड मुख से, तो इसे प्रोगैमी कहते हैं, और मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म में ये इसी प्रकार से एंट्री करती है। दूसरा हम देखेंगे, कुछ प्लांट जैसे कैजुराइना में पोलन ट्यूब चालाजल इंड से ओव्यूल के अंदर जाती है, कुछ में इंटेगुमेंट से अंदर प्रवेश करती, जैसे कुकुरबिटा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं एक नए टॉपिक पे। अब देखिए ये स्थिति है, ये ओव्यूल है, ये इसके अंदर एम्ब्रियो सेक, एम्ब्रियो सेक के सेंट्रल सेल में पोलर न्यूक्लियस, ये साइनेर्जिक सेल्स और ये एग सेल्स। प्रोगैमी, चालाजोगैमी या मीसोगैमी किसी भी विधि से पोलन ट्यूब अंदर आए
ये पॉलन ट्यूब अंदर आई और अंदर आ करके ये सिनर्जिक सेल्स की ओर मूव करती है। ये पॉलन ट्यूब, इसके पास 2 मेल गैमेट्स, एक वेजिटेटिव न्यूक्लियस। ये 2 मेल गैमेट्स और एक ये वेजिटेटिव न्यूक्लियस। स्वयं ये क्या है? ये है पॉलन ट्यूब। इस तरीके से पॉलन ट्यूब यहां पर आई और माइक्रोपाइलर एंड से अंदर की ओर प्रवेश करती है। यहां पर ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आपको दिख रहे हैं, इनको हम फिलीफॉर्म ऑपरेटर्स कहते हैं। और ये फिलीफॉर्म ऑपरेटर्स पॉलन ट्यूब की एंट्री को गाइड करते हैं, जिससे पॉलन ट्यूब फाइनली एम्ब्रियो सेक में प्रवेश कर जाती है। With micropylar and filiform apparatus present at synergic cells guide the entry of pollen tube in the embryo sac. आई हुई पराग नलिका बीजांड मुख से प्रवेश करने के बाद सहायक कोशिकाओं में प्रवेश करती, जहां पर फिलीफॉर्म ऑपरेटस होता है और वो फिलीफॉर्म ऑपरेटस पराग नलिका के परागकोश के अंदर प्रवेश को गाइड करते हैं। दूसरा पॉइंट बेटा यह है कि पॉलिनेशन टू एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इन ओव्यूल ऑल फेनोमेना कॉमनली कॉल्ड पॉलन पिस्टिल इंट्रैक्शन। परागण के बाद पराग कणों का स्टिग्मा पर झड़ने से लगा करके पराग नलिका का भ्रूण कोश में प्रवेश तक की सभी घटनाओं को एक साथ मिला करके पॉलन पिस्टिल इंट्रैक्शन कहते हैं। तो बेटा पूरी बात मैंने समझाने की कोशिश की लाइन टू लाइन, और मैं आशा करता हूं कि आपको जरूर समझ में आएगा। चलिए फिर मिलते हैं नई क्लास के साथ। अपने सिलेक्शन को सिक्योर बनाए रखने के लिए राहुल सर बायो के साथ जुड़े रहें।